morning, students. So today we are going to revise the chapter atomic structure or structure of atom. But we are discussing. So in last class, I have discussed 5 questions numericals with you, which can be asked you based on the कहते हैं based on the व्हाट वी हैव डिस्कस्ड इन दिस चैप्टर. जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आपके पास आपका ऐसे पूछा जा सकता है कि 1 कूलम अमाउंट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है ना. ऐसे करके मैंने आपको 3-4 क्वेश्चंस कराए थे, थोड़े न्यूमेरिकल्स जो हमारे बन सकते हैं. थोड़े से और मैं छोटे छोटे यहाँ पर चीज़ें आपसे डिस्कस करने वाला हूँ. वी आर गोइंग टू रिवाइज दिस चैप्टर. तो एक एक करके छोटी छोटी चीज़ों पे चलेंगे हम लोग. अभी तक मैंने आपको सिर्फ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में समझाया था, और उससे रिलेटेड हमने कुछ क्वेश्चंस करे थे कि हाँ, उनके जो हमें नंबर्स पता है, उस नंबर्स के बेसिस पे हमने जो भी डिस्कशन किया था वो हमने उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं आगे कि और क्या करना है हमें, ठीक है ना. तो मैं क्या करूँगा, मैं कुछ क्वेश्चंस आपके सामने फिर से रखूँगा ताकि आपको समझ में आए कि कैसे हमें ये एटॉमिक स्ट्रक्चर को इस पे जो न्यूमेरिकल्स आने वाले हैं वो कैसे हो पाएंगे, ठीक है ना. किस तरह से वो न्यूमेरिकल्स हमारे हो सकते हैं, तो उनको समझेंगे. तो सबसे पहले जो चीज़ें हमें जाननी थी वो यही जाननी थी कि एक एटम जो है वो 3 हमारे सब्सटेंस से मिलकर बना होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है ना. और उसको कैसे हम लोग एक स्ट्रक्चर ऑफ एटम में अरेंज करते हैं, ये हमने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स के बाद सीखा. जैसे हमें सबसे पहले जोजे थॉमसन जी आए, उन्होंने बताया कि जो स्ट्रक्चर होगा वो कैसा दिखेगा, वाटरमेलन की तरह दिखेगा, जिसमें जो रेड पार्ट है वो सारा पॉजिटिव चार्ज है, और जो वाइट जो उसमें बाकी हमारे पास जो सीड्स लगे हुए हैं वो कैसे हैं, वो सारे के सारे नेगेटिवली चार्ज हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं. तो वो एम्बेड है उसमें, ऐसे करके उन्होंने बताया. लेकिन ऐसा नहीं था, क्योंकि जब रदरफोर्ड ने अपना अल्फा स्पेक्ट्रम अरेंजमेंट लगाया और एक्सपेरिमेंट लगाया और वहाँ पर उसने एक्सपेरिमेंट किया, तो उससे क्या पता चला कि जो हमारे ये जो एटम का स्ट्रक्चर है वो कैसा है, ऐसा नहीं है, ठीक है ना. तो उन्होंने बताया कि स्ट्रक्चर में हमारे पास एक न्यूक्लियस है और हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स है जो उसके चारों रिवॉल्व कर रहे हैं, लेकिन वो स्टेबिलिटी के बारे में नहीं बता पाए. तो तीसरा स्ट्रक्चर है, तो हमने ये सब पढ़ लिया है ऑलरेडी, ठीक है. तो इसको एक बार हमने रिवाइज करा दिया मैंने आपको कि हाँ ऐसा ऐसा हुआ था. 3 तरह के मॉडल्स हैं, तो तीनों मॉडल आपको पता होने चाहिए क्या थे, पहली बात. उसके अलावा हमने जो डिस्कवरी देखी थी किसकी, इलेक्ट्रॉन्स की, प्रोटॉन्स की और न्यूट्रॉन्स की, तो वो किस किस ने डिस्कवर किए थे आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना. कैसे इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स के बारे में पता चला. फिर न्यूट्रॉन्स बाद में बताए गए चैडविक के द्वारा. तो वो जब बताया गया तब उन्होंने सोचा कि हाँ न्यूक्लियस में 2 चीज़ें होंगी, एक प्रोटॉन भी होगा और न्यूट्रॉन भी होंगे. तब उन्होंने ये सोचा. तो हमने इसमें कैथोड रेज और एनोड रेज के बारे में पढ़ा, जिसको हम कैनाल रेज बुलाते थे, ठीक है ना. तो कैनाल रेज हमने पढ़ा कि जो पॉजिटिवली चार्ज रेज होती हैं वो सारी सारी किस नाम से जानी जाती है, कैनाल रेज के नाम से जानी जाती है, ठीक है. उनको कैनाल रेज किसने बताया था, कैनाल रेज को कैनाल रेज नाम किसने दिया था. तो आपको ये पता होना चाहिए कैनाल रेज को, कैनाल रेज नाम हमारे ये चैडविक ने दिया था, सॉरी गोल्डस्टीन ने कहा था, ठीक है ना. उन्होंने क्या किया था, डिस्चार्ज ट्यूब में जब उन्होंने देखा कि हमारी कुछ रेज जो है वो नेगेटिव चार्ज की तरफ भाग रही हैं, तो वो कैसी होंगी, पॉजिटिवली चार्ज होंगी, और उन रेज को उन्होंने क्या बुलाया, उन्होंने उसे कैनाल रेज बुलाया, ठीक है ना. दीज आर ऑल्सो नोन एज एनोड रेज भी बोल सकते हैं हमें. एनोड रेज उन्हें कहेंगे जो पॉजिटिवली चार्ज होंगी, कैथोड रेज उन्हें बोलेंगे जो नेगेटिव चार्ज होंगी, ठीक है. तो हमने यहाँ देखा कि कैनाल रेज आर पॉजिटिव रेज. तो अगर उसके बारे में अगर हमें बताने के लिए आता है तो हमें बस इतना लिखना है कि जब हमने डिस्चार्ज ट्यूब में एक्सपेरिमेंट करा तो जो रेज नेगेटिव चार्ज की तरफ जा रही थी, यानी कि जो रेज पॉजिटिव रेज थी, उनको हमने क्या बुलाया, हमने उन्हें कैनाल रेज बुलाया, और उनको हम एनोड रेज के नाम पे इससे भी बुलाते हैं. दीज आर पॉजिटिवली चार्ज रेज, ओके. तो जब भी आपको नेगेटिव प्लेट मिलेगी तो वो उसकी तरफ चली जाएंगी. जिस साइड भी नेगेटिव प्लेट आप लगाओगे, फॉर एग्जांपल आपने नेगेटिव प्लेट की अगर डायरेक्शन चेंज कर दी तो ये उस तरफ जाती है, ठीक है ना. हमने ये पढ़ा था. उसके बाद 3 मॉडल ऑफ एटम पढ़े हैं, तो उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं कि क्या क्वेश्चंस हमारे बन सकते हैं. तो मैं आपसे अगर मैं पूछूं कि व्हाट वर द ऑब्जर्वेशन ऑफ रदरफोर्ड, तो आपको ये बताना पड़ेगा कि रदरफोर्ड ने क्या ऑब्जर्व किया था कि मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स वेंट स्ट्रेट, ठीक है ना. पहली आपकी ऑब्जर्वेशन ये थी. दूसरी ऑब्जर्वेशन ये थी कि, तो पहली ऑब्जर्वेशन रदरफोर्ड की क्या थी, फॉर एग्जांपल जब ये आपका एक स्ट्रक्चर था, सॉरी ये आपका एक एटम है, तो अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड हुआ क्या, रदरफोर्ड के मॉडल जो था ऐसा था कि ये न्यूक्लियस है और ये हमारा एटम है. तो जितने भी ज़्यादातर जो रेज आई थी वो रेज कैसी चली गई थी, सीधी सीधी, ठीक है. सारी रेज कैसी, ज़्यादातर रेज जो कैसी चली गई थी,
सीधी। क्यों? क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्पेस वॉज एम्प्टी। तो ज़्यादातर जितनी भी हमारी लाइन्स आ रही थी वो सब सीधी जा रही थी। दैट मीन्स ये हमारी रेज आ रही थी कौन सी रेज है? ये अल्फा पार्टिकल्स की रेज है। तो अल्फा पार्टिकल जितनी भी रेज हैं वो कैसी जा रही है? एकदम स्ट्रेट जा रही है, ठीक है ना। उनके बीच में कोई भी डिफ्लेक्शन हमें दिखाई नहीं दे रहा है। तो यहाँ पर जो स्क्रीन लगा रखी है उस स्क्रीन ने, यहाँ पर जो हमने स्क्रीन लगाई है, जिंक सल्फाइड की स्क्रीन लगा रखी है, वो स्क्रीन सारे के सारे पार्टिकल्स को यहीं पर ही हिट करता हुआ देख रही है। यहीं पर यहाँ पर स्पार्क्स आ रहे होंगे, जिससे हमें पता चल रहा था कि मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स वेंट स्ट्रेट। अब दूसरी पहली ऑब्जर्वेशन तो ये थी। सेकंड ऑब्जर्वेशन के लिए मैं कलर चेंज करता हूँ पेन का, ठीक है ना। मैं इस वाली को, इस रेस को मैं रेड कलर से दिखा दे रहा हूँ। तो दूसरी वाली रेस थी वो कैसी आई? जो इसके पास से होकर गई, जो बहुत पास से जा रही थी, जैसे पास से निकल के गई तो वो थोड़ी सी डिफ्लेक्ट होंगी, कुछ छोटे एंगल्स पे डिफ्लेक्ट हुई, ठीक है ना। हो सकता है 3-4 ऐसी रेज होंगी जो ऐसे डिफ्लेक्ट हुई, जो उसके बहुत पास से जा रही थी, ठीक है ना, वो ऐसे डिफ्लेक्ट हो गई। तो कम एंगल पे डिफेक्ट हुई। तो कुछ रेज जो है वो कम एंगल पे डिफेक्ट हुई। फिर उसके बाद कुछ रेज और आई, वो रेज जो थी वो ज़्यादा एंगल पे डिफ्लेक्ट हुई, ठीक है ना। वो हमने क्या देखा कि ये रेज बहुत ज़्यादा एंगल पे डिफ्लेक्ट हुई। जैसे कि ये रे यहाँ से आई, थोड़ा सा ये ऐसे हिट कर रही है ऐसे, कि ये अच्छे से इसने हिट करा, जिसकी वजह से ये ज़्यादा एंगल पे डिफ्लेक्ट हो गई, ठीक है ना। ये ज़्यादा एंगल पे डिफ्लेक्ट हुई। और क्या हुआ, जब उन्होंने लगभग अराउंड 10,000 रेज को फेंका, 10,000 रेज को फेंका, तो 10,000 में से एक रे जो थी वो कैसी आई? सीधे जाने के बाद वो कैसी आ गई? वापस उसी डायरेक्शन में आ गई। कितना? 1 इन अराउंड 10,000, 12,000 आपकी बुक में दिया हुआ है। तो ये उन्होंने बताया कि जब उन्होंने 12,000 अल्फा पार्टिकल्स फेंके तो क्या हुआ? एक पार्टिकल वापस मुड़ के आ गया, ठीक है ना। तो एक पार्टिकल जब वापस मुड़ के आया, बहुत ही कम परसेंटेज था, जो 180 डिग्री पे हमारा डिफ्लेक्ट हुआ वापस। बाकी सारी जब जितनी भी थी वो तो स्ट्रेट चली गई या फिर इधर चली गई। तो पहली वाली चीज़ से ये पता चला, पहली वाले ऑब्जर्वेशन से हमें ये पता चला कि मोस्ट ऑफ द स्पेस इज एम्प्टी, ठीक है ना। खाली स्पेस है और वहाँ क्या घूम रहे हैं? वहाँ सब इलेक्ट्रॉन्स हैं। खाली स्पेस में क्या है? सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स हैं और कुछ नहीं। उन्होंने बोला कि खाली स्पेस में सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब इलेक्ट्रॉन इससे डिफ्लेक्ट इसलिए नहीं होते क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास कम है और इसका मास ज़्यादा है। जो अल्फा पार्टिकल्स हैं उनका मास कितना है? अल्फा पार्टिकल्स आर He2+. These are the alpha particles. सॉरी, He2+ इज द अल्फा पार्टिकल्स। इस अल्फा पार्टिकल का मास जो है वो कितना है? वो इसका मास जो है वो 4u के बराबर है, ठीक है ना। और इस पर चार्ज कितना है? इस पर 2 पॉजिटिव चार्ज है। चार्ज कितना है? 2 × 1.6 × 10⁻19 कूलम, इतना चार्ज है इसके पास। और एक इलेक्ट्रॉन पे कितना होता है? 1.6 × 10⁻19 चार्ज होता है, लेकिन मास जो होता है उसका वो कितना है? इलेक्ट्रॉन का लगभग 0u है। तो ये जो मास का डिफरेंस है इसकी वजह से क्या होता है? ये डिफ्लेक्ट नहीं होती है, सीधी सीधी निकल जाती है यहाँ से, ठीक है ना। ये रेस सीधी निकल जाती है। तो उन्होंने बोला कि ज़्यादातर स्पेस कैसी खाली है। पहला ऑब्जर्वेशन यही आया, ज़्यादातर स्पेस खाली है। तो उन्होंने जो मॉडल बनाना शुरू किया वो ऐसा मॉडल बनाया उन्होंने कि पहले तो मैंने आउटर शेल बना लिया, फिर उसने क्या बनाया? एक न्यूक्लियस बनाया। न्यूक्लियस में बोला कि न्यूक्लियस में क्या है? हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है, सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज एक जगह इकट्ठा हुआ है न्यूक्लियस में। क्यों? क्योंकि जब वो न्यूक्लियस से टकरा रहा था, जब वो उस जगह से टकरा रही थी जब रेस, तब बस तभी वो डिफ्लेक्ट कर रही थी। क्योंकि प्लस प्लस से जब टकराता है तो क्या होगा? रिपल्शन आएगा, और यहाँ रिपल्शन आएगा तो उसके हिसाब से जो मॉडल आना चाहिए, रदरफोर्ड के हिसाब से जो मॉडल आना चाहिए तो वैसा आना चाहिए था, ठीक है ना। और फिर जो ये वाला जो पार्टिकल है जो कि एकदम रिफ्लेक्ट बैक कर गया, मतलब अगर वो सेंटर पे हिट भी कर रहा है तो ऐसा भी तो हो सकता था कि वो इसको हिला देता, लेकिन ये नहीं हिला, ये वापस आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मास बहुत ज़्यादा है। मतलब टूटा पूरा का पूरा मास भी, जो पूरे के पूरे इसका वॉल्यूम का जो भी मास था, इस एटम का मास था, वो सारा कहाँ पे है? न्यूक्लियस पे। इसका मास ज़्यादा है। मान लो कि हमने जो एटम लिया था, गोल्ड का एटम लिया था, ठीक है। अब गोल्ड के एटम का मास जो है, गोल्ड के यहाँ पर न्यूक्लियस का मास कितना आपको दिखा रहा है? लगभग 100 इतना मास दिखा रहा है, ठीक है ना। ये मास दिखा रहा है आपका गोल्ड का। अब गोल्ड का इतना मास है, इतने मास से अगर मैं 4u को टकराऊंगा तो क्या होगा? ये 4u वापस जाएगा। सीधी सीधी बात है। हम लोग जब ग्रेविटेशन फोर्स पढ़ते हैं, तो उसमें क्या पढ़ते हैं? हम ये पढ़ते हैं कि जब हम कोई चीज़ हवा में फेंकते हैं तो वो नीचे आती है और अर्थ से टकराती है।
ऐसा थोड़ी होता है कि अगर हम जंप करना शुरू करें तो अर्थ हमसे आके टकरा जाएगी, नहीं, नीचे से अर्थ हम अर्थ को नहीं पुल कर रहे होते हैं, अर्थ हमें पुल कर रही होती है। क्यों? क्योंकि अर्थ का मास ज़्यादा, जिसका मास ज़्यादा होता है वो अपनी स्टेबल स्टेट पे रहता है, वो नहीं हिलता है, जिसका मास कम होता है उसको हिलना पड़ता है। तो इसका मास कम होता है, इसलिए जब आता है इससे टकराता है और वापस चला जाता है। तो ये हमने पढ़ा था सेकेंड ऑब्जर्वेशन में। तो इसीलिए उसने बोला कि ये सेंटर पे होगा, ठीक है ना, ये बहुत हैवी होगा, सारा का सारा मास इसमें होगा, प्रोटॉन सारे इसमें होंगे। तो कुल मिला के ये उनका मॉडल बन गया था। और उन्होंने बोला था कि इलेक्ट्रॉन्स जो है इसके चारों ओर रोटेट कर रहे होते हैं। अब वो कैसे रोटेट कर रहे होते हैं, अलग शेल में कर रहे होते हैं, क्या कर रहे होते हैं, इसके बारे में उन्होंने कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा बस रोटेट कर रहे होते हैं। तो उन्होंने एक हाइड्रोजन और हीलियम का मॉडल बना के दिखाया था। हाइड्रोजन के मॉडल में उन्होंने एक इलेक्ट्रॉन दिखाया था और हीलियम के मॉडल में उन्होंने 2 इलेक्ट्रॉन दिखाए थे। तो दिस वाज द मॉडल ऑफ हीलियम। अगर मैं दो इलेक्ट्रॉन्स को हटा दूँ यहाँ से, तो ये हीलियम का मॉडल बनाया था उन्होंने। और हाइड्रोजन का मॉडल बताया था उन्होंने कि ऐसा ही मॉडल होगा हाइड्रोजन का, ठीक है ना, जिसमें यहाँ पर जो है आपके पास सेंटर पे क्या है, एक पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है ना, और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ घूम रहा है, ठीक है ना। इसके बारे में उन्होंने कोई स्टेबिलिटी के बारे में कुछ नहीं बोलता, क्योंकि जब भी हमने बोला है कि कोई रोटेटरी मोशन आपको दिखाई देता है, कभी भी आपको कोई ऐसा मोशन दिखाई देगा जहाँ पर रोटेशन हो रहा है, ठीक है ना, सर्कुलर मोशन आएगा, तो पक्का है कि वो मोशन कैसा होता है, एसिलेटेड होता है। और एसिलेटेड मोशन में क्या आता है, एफ फोर्स आएगा, यानी कि एफ इज इक्वल टू एम ए के हिसाब से फोर्स भी आएगा, यानी कि वर्क डन भी आएगा। और कोई भी काम करने के लिए एनर्जी की जरूरत पड़ती है। तो अगर अपनी एनर्जी लूज़ कर रहा है तो क्या करेगा, अगर मान लो कि इसकी एनर्जी लूज़ होगी तो ये क्या होगा, ये पॉजिटिव चार्ज के पास आना शुरू कर देगा। जितनी एनर्जी कम होती जाएगी ये पॉजिटिव चार्ज के पास आता जाएगा। एक टाइम पे ऐसा आएगा कि इतना पास आ जाएगा कि ये सीधे इसके साथ कोलाइड कर जाएगा और इसके अंदर कोलैप्स कर जाएगा। इसके हिसाब से क्या होना चाहिए कि एटम जो है वो थोड़ी देर बाद कोलैप्स होकर एकदम जीरो हो जाना चाहिए। लेकिन ऐसा कभी होता है, नहीं होता, क्योंकि कोई भी चीज़ आप देखोगे तो एटम, किसी भी एटम को देखोगे तो स्टेबल पड़ा होता है। वाटर का एटम मॉलिक्यूल जो है स्टेबल पड़ा हुआ है, ठीक है ना। आप कोई भी मेटल उठा लो, आयरन का जो एटम है वो स्टेबल पड़ा हुआ है। कोई भी मेटल जो है वो एटम से मिलकर बना हुआ है, तो उसके सारे के सारे एटम्स कैसे हैं, स्टेबल है। तो एटम स्टेबल क्यों है, जब वो एनर्जी लूज कर रहा है। तो ये पूछा गया जब रदरफोर्ड से, तो रदरफोर्ड इसका एक्सप्लेनेशन नहीं कर पाए। तो जब वो एक्सप्लेनेशन नहीं कर पाए तो बोर ने क्या बताया, बोर ने कहा इसका एक्सप्लेनेशन मैं दे सकता हूँ। उन्होंने अपने हिसाब से एक्सप्लेनेशन बनाया। उनका एक्सप्लेनेशन क्या था वो सुनेंगे। तो उन्होंने बोला कि ये जो जिस स्पेस पे घूम रहा होता है, ये क्या है, पूरी एक एनर्जी लेवल है। इस एनर्जी लेवल पे क्या होता है, सब जगह एनर्जी कैसी है, कांस्टेंट है। मतलब जब यहाँ से यहाँ मूव कर रहा है तो इसमें कोई एनर्जी लूज नहीं हो रही, क्योंकि ये सेम एनर्जी लेवल है। और सेम एनर्जी लेवल पे तब तक घूमता रहेगा जब तक इसको आप एनर्जी दोगे या लोगे नहीं, ठीक है। जब तक आपने इसे एनर्जी नहीं दी तब तक ये इसी जगह पे घूम रहा है। थोड़ी सी एनर्जी दे दी तो ये थोड़ी दूर चला जाएगा, थोड़ी एनर्जी छीन ली तो ये पास आ जाएगा। लेकिन ये ऐसा तब करेगा जब इसे एनर्जी दोगे या लोगे। एनर्जी अब आप दे नहीं रहे हो किसी आइटम को, तो वो हमेशा परमानेंटली ऐसे घूमता रहेगा। और जब ये घूम रहा है तो कोई एनर्जी लूज नहीं कर रहा है। अब फिर उन्होंने ये भी बताया कि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे एनर्जी लेवल्स हैं, अलग अलग एनर्जी लेवल की अलग अलग कैपेसिटी है इलेक्ट्रॉन्स को रखने की। तो उन्होंने बताया कि मैं पहले शेल को मैं के बोल रहा हूँ, दूसरे शेल को एल बोल रहा हूँ, अगले शेल को एम और अगले शेल को एन बोल रहा हूँ। तो उन्होंने बताया कि के में 2 इलेक्ट्रॉन्स, एल में 8 इलेक्ट्रॉन्स, एम में 18 और एन में 32 इलेक्ट्रॉन भरते जाएंगे। अब उन्होंने इसके लिए रूल भी दिया। उन्होंने रूल क्या दिया, उन्होंने 2n² का रूल दिया कि अगर आपका इलेक्ट्रॉन कैसा है, आपका शेल कौन सा फर्स्ट है, तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे। शेल की वैल्यू अगर एन की वैल्यू कितनी हो गई, 2 हो गई, तो 2 इंटू 2 का स्क्वायर दैट इज 4, दैट इज 8 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। शेल की वैल्यू अगर आपकी 3 हो गई तो 2 इंटू 3 का स्क्वायर दैट इज 9 2 18 हो गई, तो 18 इलेक्ट्रॉन्स भर सकते हैं, ठीक है ना। ऐसी एन की वैल्यू अगर आपकी 4 हो गई तो 2 इंटू 4 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 32 इलेक्ट्रॉन्स, 8 टू 16 टू 32 इलेक्ट्रॉन्स। तो ऐसे करके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अलग अलग शेल में भर सकते हैं। तो उन्होंने ये रूल बताया कि हम इस रूल के हिसाब से क्या कर सकते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग भर सकते हैं। तो इस रूल के हिसाब से हमने क्या इलेक्ट्रॉन्स भरना शुरू करे। और फिर उसके बाद उन्होंने हर एक एटम का मॉडल ऐसे ही बताया जिस इतने रूल के हिसाब से, ठीक है ना। तो उन्होंने 1 से लेकर 18 तक सारे के सारे आपको बताए हैं। 1 से लेकर 18 एटॉमिक नंबर तक उन्होंने बताया कि कैसे कैसे आपका एटम का स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है ना। उन्होंने बोला कि जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चारों रोटेट कर रहे होंगे उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अंदर होंगे, ठीक है ना। और न्यूक्लियस के पास प्रोटॉन्स के साथ साथ और क्या क्या होगा, प्रोटॉन्स तो होंगे ही होंगे, और क्या होंगे, इसमें न्यूट्रॉन्स भी होंगे, ठीक है ना। क्योंकि सारा का सारा मास हमारा कहाँ था, सारा का सारा मास कहाँ है, न्यूक्लियस में। क्योंकि सारा मास न्यूक्लियस में है, तो जो मास, जिनके पास मास है एटम के अंदर, वो क्या है, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स है। तो दोनों के दोनों कहाँ होंगे, न्यूक्लियस के अंदर ही होंगे। तो ये बात उन्होंने ऐसे बताई। और उन्होंने 1 से लेकर 18 तक आपके मॉडल बनवाए जो मैंने आपको क्लास में बनवाए थे, ठीक है ना। रिवीजन के तौर पे आप क्या करोगे, आप इन सारे मॉडल्स की प्रैक्टिस करोगे कि आपको हाइड्रोजन का अगर मॉडल बनाना है तो आप कैसे बनाओगे, हीलियम का बनाना है तो कैसे बनाओगे, ठीक है। तो ये सब आपको ऐसे क्या कहते हैं पढ़ना है और समझना है कि कैसे वैल्यूज़ आती हैं, ठीक है ना।
तो रिवीजन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, कई हमने क्वेश्चंस करे हैं, तो मैं कुछ क्वेश्चंस आपको पूछने वाला हूँ, ठीक है ना। कुछ क्वेश्चंस मैं आपके लिए लिख रहा हूँ, तो आपको बस वो क्वेश्चंस के आंसर करने हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, और लेट्स सी कि आपको कितना समझ में आ रहा है। तो मैं आपके सामने पूरी प्रॉपर प्रैक्टिस कर रहा हूँ, ठीक है ना। आपको समझ में आ जाएगा कि आपको कैसे पार्टिकल्स कैसे समझाना है, क्वेश्चंस का आंसर्स कैसे करना है। सबसे पहला क्वेश्चन मैं आपको ये जो मैंने अभी पढ़ाया 3 मॉडल उसके बेसिस पे दे रहा हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, अल्फा पार्टिकल्स आर, अल्फा पार्टिकल्स आर, ये आपको बताना है, फिल इन द ब्लैंक्स भरना है। क्या होते हैं अल्फा पार्टिकल्स, अगर मैं आपसे पूछूं। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं। यस, आई थिंक सम ऑफ यू विल बी गेटिंग द आंसर। अल्फा पार्टिकल्स क्या है, अल्फा पार्टिकल्स आर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, दीज आर पॉजिटिवली चार्ज्ड particles with mass of 4u, कितना मास है, 4u मास है। तो अल्फा पार्टिकल्स वो पार्टिकल्स हैं, अल्फा पार्टिकल्स वो पार्टिकल्स हैं, अल्फा पार्टिकल्स आर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स विद मास ऑफ 4u। मैंने अभी आपको बताया था अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं। अल्फा पार्टिकल्स हमारे होते हैं He2+, ठीक है ना। अब He2+ के बारे में बात करते हैं। He क्या होता है, हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, एटॉमिक नंबर होता है 2, और मास नंबर कितना होता है, मास नंबर होता है इसका 4, ठीक है ना। तो यानी कि हीलियम के पास इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, बीच में प्रोटॉन्स कितने होंगे, 2 प्रोटॉन्स होंगे, ठीक है ना। प्रोटॉन्स कितने होंगे, 2 प्रोटॉन्स होंगे। और उस न्यूट्रॉन्स कितने होंगे, क्योंकि एटॉमिक मास 4 है, यानी कि दो मास तो प्रोटॉन का हो जाएगा, तो 2 मास बचा हुआ किसका आएगा, न्यूट्रॉन का। तो 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन के साथ इसका मास कितना हो जाएगा, 4u हो जाएगा। इसीलिए इसका मास कितना है हमारा, 4u। तो हीलियम का मास 4u होता है, इसलिए इसका मास 4u है। अब इस हीलियम के पास इलेक्ट्रॉन्स भी कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, लेकिन ये 2 इलेक्ट्रॉन्स हमने क्या किए हैं, लूज करा दिए, मतलब इसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए। तो हीलियम अल्फा पार्टिकल हमें कैसा दिखता है, अल्फा पार्टिकल का अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊंगा तो ऐसा है। आपके पास यहाँ पर कितने हैं, 2 प्रोटॉन्स हैं और 2 न्यूट्रॉन्स हैं, बस। और बाहर के जितने भी ये स्पेसिंग है क्या है, यहाँ खाली है, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो ये ऐसे पार्टिकल्स, इसको क्या बुलाते हैं हम लोग, अल्फा पार्टिकल्स। तो अल्फा पार्टिकल्स आर पॉजिटिव पार्टिकल्स विद मास ऑफ, मास कितना है इसके पास, मास ऑफ 4u मास होता है, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ ये आपकी कॉपी में होने चाहिए, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है ना, जो हमने भी पढ़ा उससे रिलेटेड। हाँ, तो अगर मैं आपसे पूछूं हीलियम एटम के पास नंबर ऑफ शेल्स कितने होंगे, फॉर एग्जांपल मैंने आपसे पूछा नंबर ऑफ शेल्स इन हीलियम एटम, नंबर ऑफ शेल्स इन हीलियम एटम। हीलियम एटम में नंबर ऑफ शेल अगर आपसे पूछे जाए तो आप कैसे बताओगे। देखो, आपको पता है Z कितना है हीलियम का, 2, और आपको भी पता है कि फर्स्ट n=1 में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने भर सकते हो, 2 इलेक्ट्रॉन्स। यानी कि दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन्स किसने कौन से शेल में जाएंगे, फर्स्ट शेल में भर सकते हो। फर्स्ट शेल विल कंटेन ऑल 2 इलेक्ट्रॉन्स। अगर दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन पहले शेल में है देयरफॉर और कोई दूसरे शेल आएगा नहीं, तो अगर आप इसका स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करोगे तो कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा, +2 और 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो देयरफॉर नंबर ऑफ शेल्स इन हीलियम एटम इज 1। एक शेल है और दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन उसी शेल में पड़े हुए हैं, ठीक है, समझ में आया। तो क्वेश्चन ये यही पूछा गया था आपसे कि व्हाट आर द नंबर ऑफ शेल्स इन योर हीलियम एटम, ठीक है। तो हीलियम एटम के नंबर ऑफ शेल्स मैंने आपको बताया, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन आपसे पूछा गया है व्हाट इज द मास ऑफ प्रोटॉन in U. Similarly, mass of electron in U and mass of neutron
इन यू, ये लिखना है आपको। तो मैंने आपको बताया था कि प्रोटॉन का मास कितना होता है, प्रोटॉन का मास 1u होता है, और न्यूट्रॉन का मास भी 1u होता है, और इलेक्ट्रॉन का मास होता है नेग्लिजिबल एकदम, ठीक है ना। वैल्यू हमें पता है कि 1/18, इसकी वैल्यू थी 1/1838, ठीक है ना। अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू अगर मैं आपको बताऊं तो 1/1838, जिसको हम लोग 0.0002 भी बोल सकते हैं, लेकिन इसको हम अप्रॉक्सीमेटली कितना बोलते हैं, 0u। तो यू में अगर आपको क्वेश्चन में बोला गया तो आप क्या बताओगे, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आप बताओगे 0u। और अगर आपको इसको यही मास अगर केजी में पूछा होता, इन केजीज पूछा होता, तो केजीज में कितना लिखते आप, केजी में इसका मास होता है 1.6 × 10⁻⁻27 kg। इतना ही मास इसका भी होता है 1.6 × 10⁻⁻27 kg। और इसका मास होता है 9.1 × 10⁻31 kgs। कितना होता है, -31 kg। तो दिस इज द मासेस इन केजीज, और ये मास है यू में। तो क्वेश्चन अगर आपसे पूछा गया व्हाट आर द मास ऑफ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, तो ये आप ये बताओगे। हाँ, फोर्थ क्वेश्चन में लिखता हूँ द, अब ऐसा कौन सा फंडामेंटल पार्टिकल है, विच फंडामेंटल पार्टिकल हैज नो चार्ज, डैश इज द फंडामेंटल पार्टिकल दैट हैज नो चार्ज, कोई चार्ज नहीं है उसके ऊपर। तो कौन सा है वो फंडामेंटल पार्टिकल, वो फंडामेंटल पार्टिकल आपका क्या है, वो फंडामेंटल पार्टिकल आपका है न्यूट्रॉन। क्या है, न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन एक ऐसा पार्टिकल है जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, बट इट हैज़ मास, नो चार्ज बट इट हैज़ मास। उसके पास मास तो है लेकिन चार्ज नहीं है। इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज तो है लेकिन मास नहीं है। और प्रोटॉन एक ऐसा है जिसके पास मास भी है और चार्ज भी है, ठीक है ना। हाँ, एक और क्वेश्चन कि सबसे फर्स्ट, द फर्स्ट मॉडल ऑफ एटम वॉज गिवन बाय, किसने दिया था, ये लिखना है। एंड इट वॉज रेक्टिफाइड बाय डैश यूजिंग एन एक्सपेरिमेंट, उसका नाम लिखना है, एक्सपेरिमेंट का नाम लिखना है। तीन यहाँ पर आपके पास फिल इन द ब्लैंक्स मैंने आपके सामने लिखे कि फर्स्ट मॉडल ऑफ एटम किसने बताया था, ये बताना है। किसने बनाया था पहला मॉडल ऑफ एटम, मैंने आपको सबसे पहले बता रखा है, किसने बनाया था, जे थॉमसन ने। किसने बनाया था, जे थॉमसन ने। कैसा मॉडल बनाया था, क्रिसमस पुडिंग का मॉडल था। कैसा मॉडल था, क्रिसमस पुडिंग। तो पहला मॉडल मैं आपके सामने यहाँ बना रहा हूँ, पहला मॉडल देखेंगे। पहला मॉडल ऐसा था, क्रिसमस पुडिंग टाइप मॉडल था, ठीक है ना। उसमें ऐसे बीच में इलेक्ट्रॉन्स थे। तो मैंने 5 इलेक्ट्रॉन का बारे में बता रखा है, यानी कि ये बोरॉन का मॉडल बनाया मैंने। बोरॉन का मॉडल जो अगर मैं बोलता, अगर मैं कि जे थॉमसन का बोरॉन का मॉडल बनाओ तो आप कैसा बनाओगे, ऐसा, जिसमें वाइट स्पेस क्या है, इट इज पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स। तो ये कितने, इसका अमाउंट कितना है, इसका भी अमाउंट कितना है, 5 प्रोटॉन्स के बराबर है। 5 प्रोटॉन्स के बराबर है, ये 5 इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ पर। बस यही था हमारा क्या, जे थॉमसन का मॉडल। इसको रेक्टिफाई किसने किया था, रेक्टिफाइड बाय किसने किया था, रेक्टिफाई इसके मॉडल को सही किसने किया था, रदरफोर्ड ने। किसने, रदरफोर्ड, या फिर आप अर्नेस्ट रदरफोर्ड लिख सकते हो, उसका नाम रदरफोर्ड था, रदरफोर्ड ने किया था। यूजिंग एक्सपेरिमेंट किया था रदरफोर्ड ने, जब जाके उन्होंने बताया था कि ये मॉडल गलत है। मॉडल का नाम क्या था, अल्फा स्कैटरिंग ऑन अ गोल्ड फॉइल, ठीक है ना। गोल्ड फॉइल पे उन्होंने अल्फा स्कैटरिंग करी थी, या फिर अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं इसको। तो ये एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया था, और इस एक्सपेरिमेंट को करने के बाद उन्होंने मॉडल कैसा बताया था, उन्होंने मॉडल ऐसा बताया था कि ये हमारे पास क्या होगा, शेल होगा जिसमें इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे होंगे। तो बोरॉन का बताने के लिए बोला, तो उन बोरॉन का उन्होंने ऐसा मॉडल बताया था कि 5 इलेक्ट्रॉन ये हैं, यहाँ पर 5 प्रोटॉन है, ठीक है ना, और यहाँ पर न्यूट्रॉन्स भी हैं, इसके पास 6 न्यूट्रॉन्स हैं, ठीक है ना। तो ये बोरॉन का फिर से मॉडल है। कौन सा मॉडल है, ये रदरफोर्ड का है, ठीक है ना। ये किसका मॉडल था, जे थॉमसन का। और इनको सही करने वाले कौन थे, नील बोर थे। तो नील बोर ने अगर बोर
का बोरॉन का मॉडल आप बनाओगे तो कैसा बनाओगे, ऐसा बनाओगे कि यहाँ 5 प्रोटॉन है, 6 न्यूट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे हैं और 3 इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे हैं, आउटर मोस्ट शेल में। दिस इज बोरॉन फॉर नील बोर। तो नील बोर ने जो मॉडल बताया उसके हिसाब से, तो इसके बाद में बोलता अगर कि द मॉडल ऑफ रदरफोर्ड वाज रेक्टिफाइड बाय, तो आप यहाँ नाम लिखते किसका, नील बोर का। और नील बोर ने क्या कैसे बताया था, उन्होंने बताया था स्टेबिलिटी कॉन्सेप्ट, ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेबिलिटी, बिकॉज रदरफोर्ड का मॉडल कैसा था, दिस वाज अनस्टेबल, इट वाज अनस्टेबल। तो उसको सही किया, और क्या ये कैसा मॉडल था, ये स्टेबल मॉडल था, ठीक है ना। ये स्टेबिलिटी को बताता था, स्टेबिलिटी को नहीं बताता था। और ये अल्फा स्कैटरिंग को नहीं बताता था, ये इसने अल्फा स्कैटरिंग को नहीं समझाया, ठीक है ना। तो ये मॉडल अल्फा स्कैटरिंग नहीं बता पाया, ये मॉडल स्टेबिलिटी नहीं बता पाया, ये मॉडल दोनों बता पाया, तो इसलिए ये मॉडल हमने फाइनल में मान लिया। तो हमने आज ये पढ़ लिया कि इन तीनों के बीच में डिफरेंस क्या है, और इलेक्ट्रॉन के पास मास कितना है, प्रोटॉन के पास मास कितना है, न्यूट्रॉन के पास मास कितना है, उस पर चार्ज कितना है, चार्ज है 1.6 × 10⁻⁹ कूलम, ठीक है ना। कि हम जब भी कैलकुलेट करते हैं मास तो हम लोग प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को यूज़ नहीं करते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन में कोई मास नहीं होता है। और कुछ हमने क्वेश्चन देखे इससे रिलेटेड, और इसके हमने पढ़ा कि हाँ इसमें क्या है, ठीक है ना। तो एक हम लोग अब और करने वाले हैं यहाँ पर क्वेश्चन को, ठीक है। तो जिससे आपको कुछ थोड़ा सा समझ में आए। तो एक क्वेश्चन मैं आपको पूछूंगा कि मैंने आपको कई बार 1-2 बार में ऑलरेडी क्वेश्चन करा रखे हैं, तो एक क्वेश्चन हम लिख लेते हैं। हमें करना है कैलकुलेट, न्यूमेरिकल है, कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन 1 कूलम चार्ज। 1 कूलम चार्ज में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बताने हैं, और उस चार्ज के प्रोटॉन्स का, एंड कैलकुलेट द मास ऑफ दोज प्रोटॉन्स, उन प्रोटॉन्स का मास भी निकालना है, ठीक है। तो ये काम करना है हमें, फटाफट करते हैं। तो हमें पता है कि 1 प्रोटॉन के पास चार्ज कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम चार्ज होता है, ठीक है ना। तो आई वॉन्ट टू आस्क हाउ मैनी एक्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स विल हैव 1 कूलम ऑफ चार्ज। तो हमें एक्स निकालना है, ठीक है ना। तो हम पहले भी ये क्वेश्चंस करते आते थे, तो हम यहाँ एक्स कैसे निकालते हैं, एक्स इज इक्वल टू 1 कूलम अपॉन 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्स, ठीक है ना। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 1 कूलम इंटू 10⁻19, पॉजिटिव ऊपर चला गया, नीचे लिखा 1.6, ठीक है ना। इसको और डिवीजन करेंगे तो क्या आ जाएगा मेरे पास, 10/16 इंटू 10⁻19, विच इज कैन बी रिटन एज 0.625 इंटू 10⁻19, और वी कैन से 6.25 इंटू 10⁻18 electrons are there, sorry 18 protons are there in one कूलम ऑफ चार्ज। 1 कूलम चार्ज में इतने प्रोटॉन्स हैं, ठीक है ना। एक और चीज़ हमें पता है, क्या, एक प्रोटॉन का मास कितना है हमें पता है, अभी हमने लिखा था 1.6 इंटू 10⁻⁻27 kg, दिस इज द मास ऑफ 1 प्रोटॉन। और आपके पास प्रोटॉन कितने हैं, आपके पास प्रोटॉन है 6.25 इंटू 10⁻18 प्रोटॉन्स है। तो आपको अब क्या बताना है, मास बताना है, दिस मास m बताना है, मास ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है ना, मास ऑफ प्रोटॉन्स। तो मास ऑफ 6.25 इंटू 10⁻18 प्रोटॉन्स इज इक्वल टू, क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई, ठीक है ना। तो 1.6 इंटू 10⁻27 kg इंटू 6.25 इंटू 10⁻18,
ठीक है ना। तो 16 से अब जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा 16 5 से 80, 1 ऊपर गया, 16 2 32 और 1 33, 3 ऊपर गया, 16 3 16 6 96, सॉरी 5 से 16 5 80, 8 ऊपर गया, 32 और 8 40 का 0 4 ऊपर गया, 16 4 16 6 96 और 400, ठीक है। 1 2 3 1 2 3, तो 10 इंटू 10 की पावर माइनस 27 इंटू 10 की पावर 18 ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है ना। इट कैन बी रिटर्न एज 10 की पावर 1 इंटू 10 की पावर माइनस 27 इंटू 10 की पावर 18, इट कैन बी रिटर्न एज 10 की पावर माइनस 27 प्लस 19, तो यहाँ पर आ गया 10 की पावर माइनस 8। देयरफॉर मास ऑफ प्रोटॉन्स ऐसे एम लिख देते हैं इज इक्वल टू 10 टू पावर माइनस 8 kg, और वी कैन से इट कैन बी रिटन एज 10 की पावर माइनस 5 ग्राम्स, ठीक है। ग्राम्स में मास पूछा होता तो इतना निकालते, केजी में मास पूछा होता तो इतना निकालते। दिस इज हाउ वी कैलकुलेट सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस जब हमें पूछे जाए, ठीक है ना। थैंक यू स्टूडेंट्स, वी विल कंटिन्यू दिस रिविजन फ्रॉम नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।